हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और ये चैप्टर टू का, और ये होपफुली ये थर्ड हमारा लास्ट लेक्चर होगा ये चैप्टर टू, और इसमें हम चैप्टर टू पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ अ फ्रैंक पब्लिकेशन, आईएससी, इकोनॉमिक्स फॉर आईएससी। फाइन। सो बेसिकली विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे द इनकम टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द previous topic. So if you have not seen that videos, kindly go to the description box of this video and please watch those videos, then only you can able to understand this very well. Fine. तो समय ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनकम क्या होता है। इनकम कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, accruing to an individual or all the people in the economy over a specific time. ओके, इनकम एक तरह का फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है और फ्लो ऑफ मनी होता है। ठीक है। अब बेसिकली आप सब बोलेंगे कि जो मुझे सैलरी मिल रही है, जो रेंट मिल रहा है, और वो सब जितने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, देखिए वो सब तो है ही इनकम। लेकिन जो एक अगर इसकी डिफाइन करने की बात की जाए कि आपको इनकम कैसे मिली या इनकम की प्राप्ति कैसे हुई आपकी, सिंपल सी बात है। ठीक है। क्या हुआ कि लेट सपोज एक मैन है, ठीक है, दिस इज अ वन पर्सन, फाइन, और वो एक कंपनी में काम करता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इंसान है इसको कंपनी को क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस। अपने को जॉब करता है जाके, तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से क्या आ गई, फ्लो ऑफ सर्विसेज। ठीक है। इस कंपनी में लेट्स से इट्स एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुछ चीज़ गुड्स बना रही है, और क्या है, और लोगों को ऑब्वियसली बात है कि वो लोगों को एम्प्लॉय करेगी। अब लोगों को एम्प्लॉय करेगी तो उसको क्या देना पड़ेगा, सैलरी और वेजेस। देखिए, तो यहाँ से जो है आपका क्या जाएगा, सर्विस जाएगी। ठीक है। फ्रॉम मैन इट द टू द कंपनी इट विल गो सर्विस, एंड फ्रॉम कंपनी टू मैन, ओके, वापस क्या जाएगा, आपके गुड्स जाएंगे। ठीक है। अब ये जो एक ये आप कह सकते हो कंपनीज हैं, ठीक है, दिस कंपनीज विल गिव्स अ गुड टू दिस पीपल, या इस इंसान को, या जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, सबको अपने गुड्स बेचेंगे। अब बेचेंगे तो इनको ये जो मैन है इनको क्या देगा, मनी देगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से मनी और द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है। तो बेसिकली एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ यहाँ पे। देखिए, ये इसने सर्विस दी तो इसने क्या किया, वापस इसको पैसे दिए। ठीक है। ऐसे ही इसने क्या दिया, इसको गुड्स दिए, तो इसने भी इस इंसान ने इसको कंपनी के रिटर्न में क्या दिया, इसको पैसे दिए। तो देखिए, जो एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, यहाँ से सर्विस की फ्लो हुआ कंपनी की तरफ, और वहाँ से उन्होंने फ्लो किया अपना सैलरी एंड वेजेस। जब इसके पास सैलरी और वेजेस आई इस इंसान के पास, तो उसने क्या किया, डिमांड की गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि पूरी कौन करेगी, कंपनी ही पूरी करेगी, और इसको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा अपनी कॉमोडिटी का, और जो गुड्स ये बना रही है, और होपफुली ये क्या है, प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये होती है इनकम। इनकम इकोनॉमी में ऐसे जनरेट होती है। ठीक है। तो ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी between the individual and the all people in the economy, it's called over the specified period, it's called the income। ठीक है। तो अब अर्थव्यवस्था में देखिए, ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इनकम इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मनी। और सबसे पहली बात है कि जो इनकम है ना, वो आपका मनी के रिस्पेक्ट में ही क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है। पहले क्या होता था कि कोई काम करने आता था तो उसको क्या मिल जाता था कि लेट सपोज उसको कोई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी फार्मर के या फिर कोई लैंडलॉर्ड के अंडर काम करने आता था, तो वो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, उनको ऐसे कोई वेजेस ना देते हुए, उनको इन द फॉर्म ऑफ मनी ना देते हुए, उनको क्या पार्ट ऑफ द क्रॉप ही दे देते थे। मे बी वीट दे देते थे, कुछ केजी उनको राइस दे देते थे। ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आपकी इनकम है उसे मनी के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू डू। ठीक है। तो मनी, आपकी जो इनकम है, दैट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट लाइक रुपी, डॉलर, इज नोन एज मनी इनकम। तो जो आपकी इनकम मनी के रिस्पेक्ट में आप चेंज कर सकते हो या उसको बता पाते हो, व्हेन यू आर एबल टू टेल एनी इनकम इन द मनी रिस्पेक्ट और द इन द मनी फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड द मनी इनकम सिंपली। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इसके बाद आपका सीधा आ जाता है, आप आ जाइए नेशनल इनकम पे। देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है, यहाँ वर्ड जुड़ गया नेशनल, तो हमारे पूरे देश की इनकम। ठीक है। अब पूरे देश की इनकम भैया कैसे होगी, मान लीजिए जितनी भी कंपनीज है ना, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितने भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी, तो उनकी गुड्स की वैल्यू, फाइनल वैल्यू
और उनकी सर्विसेज की फाइनल वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज एक पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है ना, तो वो क्या मैन्युफैक्चर करती है, बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है। तो इस उसकी जो आपको ₹5 का जो बिस्कुट बिस्किट आपको क्या है मार्केट में मिल रहा है, हम वही ₹5 इंक्लूड करेंगे। ऐसे जितने भी बिस्किट्स बनते हैं ना, जितने भी गुड्स कमोडिटीज़ बनते हैं, उनकी फाइनल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं जो कि मार्केट में आ जाती है तब। मतलब अब देखिए, अब बिस्किट बनने के लिए आपका शुगर भी यूज़ होती है, आपका यू कैन से आटा भी यूज़ होता है, मिल्क भी यूज़ होता है। तो हम अलग अलग उसके कॉस्ट नहीं ऐड करते, हम सिंपली ₹5 ऐड कर लेते हैं कि ₹5 है। तो उनके जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे आप क्या कह सकते हो, जिसमें फ्लोर यूज़ हो रहा है, आपका शुगर यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें क्या है, हम उसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, मीन्स हम क्या करते हैं, सिर्फ हम जो अपनी जीडीपी है, हम उसमें फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। ऐसे जितने भी लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उनकी हम क्या लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे, जो उनकी फाइनल इनकम होगी। तो बेसिकली आपकी क्या है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या जो कह सकते हैं कि जो विच कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर, ऑल दोज people or all those units we consider their final value of output। ठीक है, उसको ऐड करके क्या बन जाती है, हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द Dornbusch and the Fisher, national income is a value of the final goods and services produced domestically owned factors of production within the given period। और एक बात ध्यान रखिए, डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब है कि हमारी कंट्री में ही, हमारी विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, लेट सपोज दिस इज अ कंट्री, हमारे इंडिया, ठीक है, उसमें जितनी भी कंपनीज है और जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों की उसकी जो वैल्यूज़ है, इनकम है, उसी को इंक्लूड किया जाएगा। बाहर की का जो लोग भले ही इंडियंस हो, बाहर जॉब कर रहे हों, ठीक है, उसको इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं किया जाता, जीडीपी में नहीं किया जाता आपका। ठीक है, तो आपका जो डोमेस्टिकली जो भले ही बाहर की कंपनी आपके कंट्री में विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री काम कर रही हो, उसकी भी आपकी जो इनकम उससे जो जनरेट हो रही है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी कंट्रीज़ के विद इन द बाउंड्री जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सब की जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ले लेते हैं, हम उसकी फाइनल वैल्यूज ले लेते हैं, तो उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, जीडीपी बन जाती है या नेशनल इनकम बन जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है कि नेशनल जो इनकम है ना, वो एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, आपकी जो नेशनल इनकम है वो किसको पैसे के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारी जो जीडीपी है कितनी है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, इट इज़ नियर अबाउट 2.7 टू 3 ट्रिलियन के आसपास है आपकी, 3 ट्रिलियन $। At the same time, you have the United States which have the you can say largest GDP, which is more than 20 ट्रिलियन, और चाइनीज़ की जो जीडीपी है वो 15 ट्रिलियन, हमसे कम आप कह सकते हो कि मोर देन आई थिंक 5 टाइम्स, यस बिल्कुल 5 गुना हमसे ज़्यादा है उनकी जीडीपी हमारे से। ठीक है, तो जो आपकी जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है, सबसे पहले हम उसे पैसे के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं कि इतने मनी के फॉर्म में ही उसे चेंज करते हैं, या उसे मनी के टर्म्स में ही बताते हैं। दूसरी बात है आपकी दैट सेकंड थिंग इज देयर, द सेकेंडरी इज नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सोल्ड टू द फाइनल यूजर्स लाइक हाउस होल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ओके, तो दूसरी बात है कि ये जो नेशनल इनकम है फाइनल वैल्यू बताता है, जो कोई भी गुड ले लीजिए आप, कोई भी गुड या सर्विस ले लीजिए, उसकी फाइनल वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसकी कोई भी जो दूसरी वैल्यू है, उसको इंटरमीडिएट वैल्यू जो उसमें लगी है बनाने में, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है नेशनल इनकम। थर्डली, द नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी फ्लो कंसेप्ट लाइक। और ये बात देखिए, आपकी जो नेशनल इनकम है ना, फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं, एक आपका फ्लो कंसेप्ट होता है और एक आपका होता है स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, फ्लो कंसेप्ट किसको बोलते हैं, देखिए फ्लो मतलब आपको वर्ड से पता लग रहा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इसे जैसे मान लीजिए कि जनवरी 1 तारीख 2017 से, ओके, जनवरी 1 तारीख 2017 से लेके आप जनवरी 1 2018 से
तक कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप एक समय से लेकर दूसरे समय के बीच में उसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, स्टॉक कंसेप्ट क्या है? स्टॉक कंसेप्ट क्या है? जब पर्टिकुलरली आप एक ही तारीख में बताते हैं कि मतलब 1 जनवरी 1 या जनवरी 1 2018 को या जनवरी 1 2017 को पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताते हैं कि ये चीज़ हमारी इतनी है, ठीक है। तो जीडीपी होती है बेटा, वो एक साल की पूरी वो होती है ना, एक साल का जो है आपका क्या है, इट टेक्स इट इज़ अ यू कैन से एस्टिमेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे बेसिकली दो आपकी कह सकते हो आप तारीख हैं या दो टाइम पीरियड्स या टू टाइम फ्रेम्स को कंसीडर किया जाता है, दैट इज ऑल्सो फ्लो कंसेप्ट। और स्टॉक कंसेप्ट होता है जिसमें पर्टिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं कि आज से करेक्ट 3 दिन बाद इतनी तारीख को, ठीक है, हमारी जो जीडीपी क्या होगी। जो पर्टिकुलरली जब एक दिन पे फोकस करते हो तो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन जो हमारा नेशनल इनकम है ना, जो हमारी जीडीपी है, वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि उसे हम एक साल में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आपको पता ही है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग द 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो एक साल में हम चीज़ें जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा फ्लो कंसेप्ट है। होप इट इज़ क्लियर। थ्री पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पर कैपिटल इनकम बहुत सिंपल है। सिंपली जब आप अपनी नेशनल इनकम को आप उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे कंट्री की, तो एक तरह की आप एवरेज आप इनकम कह सकते हो सिटीजन्स की। जितने भी पूरे सिटीजन्स मिलके हमारे डोमेस्टिकली जितना भी अर्न कर रहे हैं उसको, वो नेशनल इनकम होती है ना। उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो सिंपली हमारी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। और जितनी अच्छी पर कैपिटा इनकम होगी उतनी कंट्री आपकी डेवलप्ड मानी जाएगी। और तो आप गूगल पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यूएस की पर कैपिटा इनकम कितनी है। और आपको कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, दैट इज़ द आई थिंक सेविंग, यस, दैट इज़ द सेविंग। नाउ व्हाट इज सेविंग? एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से टॉपिक ऑल्सो। एंड सेविंग्स बहुत बड़े जर्नल वे में हम बोलते तो रहते हैं, लेकिन इसका इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एंड इसका इकोनॉमी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो बेसिकली व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज जनरली रिफर्स टू द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन। देखिए, जो इनकम होती है ना आपकी, आइदर आप उसे कंज्यूम कर लेंगे या आइदर उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अगर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके 100 रुपीज़ आपने अर्न किए, तो उसमें 80 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए, तो 80 रुपीज़ आपने कंज्यूम कर लिए। और ₹20 फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग विद योर सेल्फ, आपने अपने पास रख लिए कि कल के दिन अगर बाई चांस जरूरत पड़ी तो कल आप खर्च कर लेंगे। तो ₹20 आपकी क्या होगी, सेविंग हो गई। तो पार्ट ऑफ इनकम जो कंजप्शन पे हम यूज़ नहीं करते, जो अपने पास रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेविंग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन से बहुत सिंपल है। जो हाउस होल्ड, जो कॉमन इंसान हम लोग करते हैं सेविंग्स, उसे पर्सनल सेविंग बोला जाता है। जो बिजनेसमैन करते हैं, जो डिफरेंट फर्म्स करते हैं, उन्हें बिजनेस सेविंग बोला जाता है। जो गवर्नमेंट करती है उसे गवर्नमेंट सेविंग बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली दिस इज ऑल वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। अब यहाँ पे देखो प्राइवेट सेविंग क्या होता है। प्राइवेट सेविंग मतलब अदर देन द गवर्नमेंट, अदर देन द गवर्नमेंट जो भी लोग, भले वो बिजनेस हो गया, बिजनेस सेविंग हो गई, भले वो इंडिविजुअल सेविंग हो गई, ठीक है, उन दोनों की सेविंग्स मिला दी जाए तो प्राइवेट सेविंग हो जाती है। बेसिकली गवर्नमेंट की सेविंग को हटा दी जाए ना, तो आपकी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट सेविंग। नाउ व्हाट इज द एग्रीगेट सेविंग? ओके, एग्रीगेट सेविंग मीन्स सब पूरी सेविंग, हमारे गवर्नमेंट की भी सेविंग, हमारी भी सेविंग, इंडिविजुअल की भी सेविंग, और आपकी कंपनीज जितनी फर्म्स है उनके भी सेविंग्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस थिंग्स कम अंडर द एग्रीगेट सेविंग। एंड एग्रीगेट सेविंग इज अ इंपॉर्टेंट मैक्रो कंसेप्ट। ओके, ये मैक्रो कंसेप्ट है क्योंकि आप उसे पूरी कंट्री के लेवल पे पढ़ रहे हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दैट योर इन्वेस्टमेंट। Okay, next is your investment. Now what is investment? Investment is defined as an act of using the production resources for the production of capital goods. तो आप क्या करते हो जब कोई पैसा अपना लगाते हो फॉर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स, ओके, टू सेल इट। देखिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आप फॉर एग्जांपल एक सब्जी वाला है, ठीक है। अब एक सब्जी वाले के लिए मान लीजिए वो सब्जी खरीद रहा है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, वो उसका इन्वेस्टमेंट क्यों होगा? क्योंकि उसने उसे सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं यूज़ करना। ओके, वो क्या करेगा, उसे आगे बेचेगा। तो वो जो आगे बेचेगा, सो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। अगर उसे
जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं आम लोग, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो है वेजिटेबल्स खरीदते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू आर बाइंग अ कैपिटल गुड्स, व्हेन यू आर बाइंग द कैपिटल गुड्स, ओके, व्हेन यू आर बाइंग द कैपिटल गुड्स, सो टू इन्वेस्ट, ओके, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली जब आप कोई चीज़, कोई गुड्स खरीद रहे हो ताकि उसे आगे क्या कर पाओ, आप बेच पाओ, ठीक है, या आप पैसा लगाते हो कि कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ताकि आप उसे आगे बेच पाओ, ठीक है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन में डिफरेंस होता है। कंजप्शन क्या होता है, आप क्या करते हो, सेल्फ अपने यूज़ के लिए करते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप उसे आगे बेचते हो और उसे बेसिकली बिजनेस करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट इसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं, दैट इज़ अ producers fixed investment. Now that is what is a producers fixed investment? It consists of a new capital goods such as plants, equipment. So जो प्रोड्यूसर, जो कोई भी, जब कोई प्रोड्यूसर है या कोई भी जो बिजनेस फर्म है, जो कोई कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसे स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, उसे मशीनरी लेनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं, प्लांट्स, मतलब प्लांट यहाँ का मतलब है कि एक तरह का सेटअप करना पड़ता है, पूरी कंपनी बनानी पड़ती है ना। तो उसके लिए वो सारा जो आपका होगा, आपका दैट इज़ कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और ये काफ़ी देर टाइम के लिए होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आप इसे जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। सो इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो रेसिडेंशियल हाउसेस की जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउसेस एंड द नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, पावर, ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है। तो इन्वेस्ट दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट इज your investment in stocks, so that you already know, many people are investing in the stocks. All the firms keep the stock of raw materials, semi finished goods and the finished goods in the factories or shops for the smooth production. A net addition to the stock is considered as an investment because it represents goods produced but not यूज फॉर द करंट कंजप्शन। तो बेसिकली देखिएगा क्या होता है, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स मीन्स, ओके, आप क्या करते हो, कुछ जो रॉ मटेरियल है ना उसे आप खरीद लेते हो, ठीक है। एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स भी होता है जो हम शेयर मार्केट में, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक का यहाँ का मतलब है कि जब आप रॉ मटेरियल मान लीजिए आप खरीद के रख लेते हैं, लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है, आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने क्या किया, अगले 3 महीने का जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक रख लिया, क्योंकि आपको लगा कि शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपको रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल ना हो, तो उसे आपके अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप जो उस पर इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ठीक है। सो बेसिकली आई थिंक होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ द डेप्रीसिएशन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डेप्रीसिएशन क्या होता है, जो कोई भी मशीनरी या आप गुड लेते हो ना, उसकी हर साल एक वैल्यू कम होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रीसिएशन। सिंपल फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, तो हर उसकी जो नेक्स्ट ईयर उसकी वो सेम वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू हो सकता है 50,000 कम हो जाए, हो सकता है 1 लाख कम हो जाए, हो सकता है 2 लाख कम हो जाए, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार, फाइन। तो जो उसकी वैल्यू कम हुई है ना, दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रीसिएशन, या इसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दी हो और आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है, तो हम आप क्या कर देते हैं, उसमें डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। वी आर सब्ट्रैक्टिंग द depreciation from the gross investment, fine. So hope it is clear to you. The next is wealth. Now what is wealth? Okay, wealth is a stock of all the assets which are source of income. तो आपका जो वेल्थ क्या होती है, सिंपली एक स्टॉक ऑफ ऑल द एसेट्स जो आप अपने पास रखते हो, ठीक है। ऑल जो रेसिडेंट आपका जो घर है, ओके, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, बेसिकली दैट इज़ द वेल्थ, ठीक है। सो दैट इज़ द वेल्थ। Now next is according, we will also discuss the characteristics, okay, of the wealth. फर्स्ट इज यूटिलिटी, इज इट मस्ट पोसेसेस द यूटिलिटी, मतलब इसका मतलब होता है जो वेल्थ आपके पास है उसकी कोई फ़ायदा होना चाहिए उसका, तभी आप उसका कोई, इट शुड गिव सम सेटिस्फेक्शन टू यू, अदरवाइज इट विल बी नॉट कंसिडर्ड अ वेल्थ, okay, it will be not considered a wealth. Secondly, it should be scarcity, okay, it should be limited quantity. देखिए अगर आपके पास मान लीजिए कि कुछ पत्थर पड़े हैं, 5 से 10 पत्थर पड़े हैं, तो आपकी वेल्थ नहीं होगी, क्योंकि वो स्केर्स नहीं है, वो हर किसी के पास, वो कोई भी जुटा सकता है आज की डेट में ना, तो दैट शुड बी स्केर्स, तभी, क्योंकि जब स्केर्स होगा तभी उसका प्राइस दिया जाएगा, तभी आप उसके कह सकते हो वो प्रॉपर्टी है, उसकी वेल्थ है या उसकी वैल्यू है बेसिकली।
तो ठीक है, सेकंड आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली, आप उसे कभी भी ओनरशिप आप उसके एक पर्सन से दूसरा पर्सन खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आज इसके पास है, कल वो दूसरे कंपनी को बेच देता है, ठीक है। तो देयर इज अ ट्रांसफेरेबिलिटी इन द, यू कैन से, वेल्थ, एंड इट हैड द एक्सचेंज वैल्यू, डेफिनेटली इट मस्ट पोजेस द एक्सचेंज वैल्यू। ऑल द गुड्स विच हैव characteristics of the utility, scarcity and transferability possess a exchange value। तो उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू होती है ताकि कोई भी आपसे वो सामान खरीद पाए, बेसिकली एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल गो, सो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट था इसमें। ओके, सो द वेल्थ ऑफ द एंटायर नेशन, देखो जो पूरे कंट्री की जो वेल्थ है उसे क्या बोलेंगे हम, नेशनल वेल्थ बोलेंगे। सो इट इज़ अ टोटल वेल्थ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो सब लोगों की जब हम वेल्थ को ऐड कर देते हैं ना, इनकम को नहीं, वेल्थ को, देखिए वेल्थ अलग होती है, इनकम अलग होती है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इनकम और वेल्थ में, ठीक है। इनकम क्या होता है, हर आपका कुछ पार्ट होता है जो हर आप क्या हो, हर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कमाते हो और वो सब्सिक्वेंटली आपके वेल्थ को बढ़ाता रहता है। लेकिन वेल्थ और जो इनकम है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो पूरी कंट्री की अगर हम वेल्थ को ऐड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल वेल्थ, फाइन, ठीक है। देन वी कैन नाउ विल दैट come to the next topic, that is the welfare. Okay, next is a topic that is a welfare. Now we will study, I think, that in next chapter. It is already going, video is going very long, so God bless you, take care.